हेलो दोस्तों। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक मार्कोवनिकव रूल देखा था। इस लेक्चर में हमें देखना है रूल जिसका नाम है एंटी मार्कोवनिकव रूल्स। तो एंटी मार्कोवनिकव रूल कुछ नहीं है, बस मार्कोवनिकव रूल का अपोजिट है। तो इसका हम शॉर्ट ट्रिक और मैकेनिज्म दोनों इसमें देखेंगे। तो एग्जांपल के तौर पे मैं वापस से वही कंपाउंड ले रहा हूँ जिसका नाम था प्रोपीन। प्रोपीन कैसा है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसका मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ हाइड्रोजन ब्रोमाइड से। एंटी मार्कोवनिकव रूल के बारे में जानने से पहले मैं एक दो बात बताऊंगा, उसको याद रखना ज़रूरी रहेगा। तो मैं बता रहा हूँ पहले कि मार्कोवनिकव रूल में मैंने क्या बताया था कि जब ऐसा रिएक्शन होगा, इस रिएक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इस केस में जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो रहेगा CH3 CH Br CH3। डैट मीन्स ये मेरा निगेटिव पार्ट है, ये मेरा निगेटिव पार्ट था ब्रोमीन और ये था पॉजिटिव पार्ट हाइड्रोजन। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकव रूल जो निगेटिव पार्ट था वो वैसे कार्बन पे जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन सबसे कम हो, वैसे डबली बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन सबसे कम हो। तो निगेटिव पार्ट मेरा यहाँ आया, तो मेरा जो पॉजिटिव पार्ट था वो हाइड्रोजन वो उस डबली बॉन्डेड कार्बन के पास गया जहाँ हाइड्रोजन ऑलरेडी ज़्यादा थे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आया CH3। ये था मार्कोवनिकव रूल। ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन आयोडाइड तीनों के लिए एप्लीकेबल था। उसके बाद आता है एंटी मार्कोवनिकव रूल। एंटी मार्कोवनिकव, इसको दो नाम और है। एक इसको बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट, या फिर इसको बोलते हैं खराश इफेक्ट, क्योंकि खराश ही साइंटिस्ट था जिसने ये चीज़ ऑब्जर्व किया था। तो इसके तीन नाम हैं। पेरोक्साइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि एंटी मार्कोवनिकव के केस में जो कैटलिस्ट यूज होता है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा या फिर बेंजोइल पेरोक्साइड होगा। ओके, तो फिर से कंपाउंड ले रहे हैं एंटी मार्कोवनिकव के लिए और रिएक्शन करवा रहे हैं HBr से। इस केस में मुझे एक कैटलिस्ट लेना होगा, वो कैटलिस्ट हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो सकता है या फिर बेंजोइल पेरोक्साइड हो सकता है, C6H5O होल 2 O2। ओके, ये हो सकते हैं। तो इस दोनों में से कोई भी एक कैटलिस्ट हो सकता है, आइदर ये या फिर ये दोनों कैटलिस्ट जब होंगे तो रिएक्शन जो होगा वो इसके ठीक अपोजिट होगा। तो क्या होगा? CH3 CH और मेरा हाइड्रोजन भी यहीं आएगा और CH2 और ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन आया था वहाँ पे ब्रोमीन आ गया, यहाँ पे ब्रोमीन आया था तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। ठीक अपोजिट हुआ। यह है पेरोक्साइड इफेक्ट। पेरोक्साइड इफेक्ट के बारे में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये ओनली एप्लीकेबल फॉर HBr है। ये बस HBr के साथ ही ये एप्लीकेबल है, बाकी कंपाउंड्स के साथ नहीं है। दैट मीन्स HI एंड HCl के साथ एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि HI में जब रिएक्शन मैकेनिज्म बताऊंगा तो पता चलेगा कि आयोडीन जो है HI क्यों नहीं रिएक्ट करता है। HCl का अभी बता देता हूँ कि HCl का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी HBr के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि क्लोरीन का साइज छोटा है। तो इस केस में HCl का जो है वो सिमेट्रिक ब्रेकेज नहीं होता है, ओके, सिमेट्रिक क्लीवेज नहीं होता है, तो वो HCl नहीं रिएक्ट करता है। अभी जब मैकेनिज्म एक्सप्लेन करेंगे तो पता चल जाएगा। इसको बोलते थे हम लोग, जो मार्कोवनिकव रूल था उसको बोलते थे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और यहाँ पे होता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल क्या होता है? जिसमें एक लोन पेयर नहीं, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन हो जिसको पेयरिंग की जरूरत हो, तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होता है। फ्री रेडिकल मतलब क्या हो गया? जैसे C6H5 है और एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो यहाँ पे अगर एक हाइड्रोजन है
तो ये दोनों है फ्री रेडिकल और ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, C6H6। समझ में आ गया? तो इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल और इस रिएक्शन को बोलेंगे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो ये दो बात इसके लिए है। और ये एंटी मार्कोवनिकव HBr के साथ ही होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये एल्काइंस में भी होता है एंड एल्कीन्स में भी होता है, दैट मीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में ये होता है। 3 बात याद रखने वाली है। उसके बाद इसके लिए जो मस्ट है वो है पेरोक्साइड। पेरोक्साइड मस्ट है। पेरोक्साइड मतलब क्या, ऑक्सीजन पे -1 चार्ज रहता है, उसको बोलते हैं पेरोक्साइड। ओके, जनरली ऑक्सीजन पे -2 रहता है, जब -1 रहे तो उसको पेरोक्साइड बोलते हैं। तो ये तो पता चल गया कि कंडीशन क्या है एंटी मार्कोवनिकव के लिए। एंटी मार्कोवनिकव के लिए ये कंडीशंस है। और शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जहाँ पे हाइड्रोजन जाता है वहाँ पे ब्रोमीन जाएगा इस केस में, यानी कि मार्कोवनिकव का एग्जैक्ट अपोजिट कर देंगे तो वो एंटी मार्कोवनिकव हो जाएगा। लेकिन मज़ा तब आएगा जब तुम इसका रिएक्शन समझोगे। तो चलो रिएक्शन मैकेनिज्म पे आते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या है, रिएक्शन मैकेनिज्म में मेरा कंपाउंड है जो प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और मैं रिएक्ट करवा रहा हूँ हाइड्रोजन ब्रोमाइड, रिएक्ट करवा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने कैटेलिस्ट जो लिया हुआ है वो है बेंजोइल पेरोक्साइड, तो मैं उसको लिख रहा हूँ, बाद में उसका केमिकल फार्मूला भी लिखूँगा। ये बेंजोइल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होगा। ओके, तो अभी देखते हैं मैकेनिज्म होता क्या है। तो मेरे पास बेंजोइल पेरोक्साइड है, C6H5 इसका केमिकल स्ट्रक्चर है, C6H5C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5। ओके, ये स्ट्रक्चर है इसका। तो यहाँ पे जब मैंने फॉर्मूला लिखा था तो यहाँ पे एक C छूट गया था। ओके, तो ये है इसका स्ट्रक्चर। अभी क्या होगा कि यहाँ से होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, यानी कि सिमेट्रिकल क्लीवेज होगा, सिमेट्रिकल ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड होगा। जो OO है ये OO ही पेरोक्साइड कहलाता है, ये OO बॉन्ड ही जो है पेरोक्साइड कहलाता है, क्योंकि यू कैन सी यहाँ पे ऑक्सीजन पे -1 है, यहाँ भी -1 है कि नहीं, तो वो है पेरोक्साइड। क्यों -1 है, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि वो कार्बन से लिया है, ऑक्सीजन से तो शेयर किया है आपस पे, तो कार्बन से लिया है इसलिए -1 है। ओके, अभी पेरोक्साइड है। ओके, तो ये जब ब्रेकेज होगा तो ब्रेक हो जाएगा, तो ये एक मॉलिक्यूल हो जाएगा दिस मच और एक मॉलिक्यूल बनेगा दिस मच, और दोनों बनेगा फ्री रेडिकल। कैसे, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक जब होगा तो क्या होगा, C6H5C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ आ जाएगा, और ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी आउटरमोस्ट शेल में ये दोनों लोन पेयर्स रहते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन आ गया, इसको पेयरिंग की ज़रूरत है, और ऐसे मेरे पास 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, एक ये और एक ये। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये हो गया होमोलाइटिक क्लीवेज स्टेप 1। अभी क्या होगा, यहाँ पे देखो कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन के, एक और एक इधर है, और यहाँ पे कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और एक ये इलेक्ट्रॉन है, और एक ये इलेक्ट्रॉन मेरा खाली है। इसको इस इलेक्ट्रॉन को एक दूसरा इलेक्ट्रॉन चाहिए पेयरिंग के लिए। और एक चीज़ होता है कि जब भी इंट्रॉपी का एक रूल है कि डेल्टा S ऑफ द यूनिवर्स शैल बी ग्रेटर देन 0। ओके, स्टेबिलिटी के लिए तो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो अभी इंट्रॉपी के कारण क्या होगा कि यहाँ से जो ये इलेक्ट्रॉन है और कार्बन का जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन अपना यहाँ से खींच करके इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। इसके साथ जब बॉन्ड बनाएगा तो सोचो क्या होगा, मेरे पास ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H5 बचेगा और इसका ये इलेक्ट्रॉन बचेगा, और साथ में बन जाएगा कार्बन का इधर से भी डबल बॉन्ड और इधर से भी डबल बॉन्ड, और ये क्या हो गया, ये मेरा बन गया CO2, और गैस है यानी कि इंट्रॉपी बढ़ेगा।
दैट मीन्स ये कंडीशन फेवरेबल है, यानी कि ये फ्री रेडिकल बन गया। एक फ्री रेडिकल से हमेशा दूसरा फ्री रेडिकल बनेगा, तो ये बन गया फ्री रेडिकल। अब ये जो फ्री रेडिकल बना मेरा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H5, ओके, इसको जो है यहाँ पे HBr दिख रहा होगा सॉल्यूशन में, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HBr दिख रहे होंगे। तो ये जो फ्री रेडिकल है, अब यहाँ पे जो HBr है इसका भी क्लीवेज करवाएगा सिमेट्रिकल, और यहाँ से भी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H5 प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन के फ्री रेडिकल निकलेंगे और 2 मॉलिक्यूल्स ब्रोमीन के फ्री रेडिकल निकलेंगे। अब क्या होगा, ये फ्री रेडिकल 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H5 और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, ये आपस में कंबाइंड होकर के बन जाएंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H6, और ये तो भाई काफ़ी स्टेबल हो गया। और मेरे पास बच क्या गया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्रोमीन जो कि फ्री रेडिकल है। अब इस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्रोमीन जो कि फ्री रेडिकल है को सॉल्यूशन में क्या दिखेगा, इसको दिख रहे होंगे CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और ये फ्री रेडिकल अब इसको तुड़वाएगा, है कि नहीं, क्योंकि फ्री रेडिकल नया फ्री रेडिकल पैदा करेगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग होना है, ये मांगता है कि मुझे पेयरिंग चाहिए। तो इसको जब तुड़वाएगा तो क्या होगा, इसको तुड़वाने पे ये क्या बन जाएगा, CH3CH और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का यहाँ आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2 और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ये जो बॉन्ड है ये एक डबल बॉन्ड से एक बॉन्ड टूटेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन का बना है तो एक अपना ये रख लेगा, एक अपना ये रख लेगा। ये ब्रोमीन के फ्री रेडिकल के कारण ये केस हो रहा है। अब ये जब बनने के बाद मेरा ब्रोमीन जो है अपना ये सिंगल इलेक्ट्रॉन लेकर के इसके साथ पेयरिंग के लिए जाएगा या फिर इसके साथ पेयरिंग के लिए जाएगा, ओके। तो ये भी 2 मॉलिक्यूल्स बने होंगे, ये भी 2 मॉलिक्यूल्स बने होंगे क्योंकि ये 2 है। तो अभी मैं एक एक लेके चलता हूँ। तो यहाँ से अब 2 केस बनते हैं कि मेरा जो ब्रोमीन है CH3CH2 और ये यहाँ पे एक है और एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। ब्रोमीन अगर यहाँ पे आता है तो ये बॉन्ड बनाता है, ये पहला केस हो गया, तो फ्री रेडिकल ये बना। दूसरा केस क्या होगा कि CH3CH2 और यहाँ पे जो फ्री रेडिकल है, मान लो यहाँ लिख दिया, तो ब्रोमीन आता है और यहाँ पे बॉन्ड बनाता है। तो फर्स्ट केस में ये होगा, सेकेंड केस में ये होगा, दोनों केस पॉसिबल अभी कह सकते हैं, लेकिन बनेगा तो वही जो स्टेबल होगा। तो इसमें बताओ स्टेबल कौन सा है, तो स्टेबल फिर पता चलेगा हमको उसी से जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था मार्कोवनिकव के, जो इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं, प्लस आई इफेक्ट। तो यहाँ पे देखो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये पेयरिंग के लिए इलेक्ट्रॉन खोज रहा होगा, और इसको पेयरिंग के लिए यानी कि थोड़ा सा भी इलेक्ट्रॉन देने के लिए कौन है हमारे पास, तो यही ग्रुप कार्बन बचा ना जो प्लस आई इफेक्ट दे रहा होगा। लेकिन इस केस में जो इलेक्ट्रॉन है इसको प्लस आई इफेक्ट देने के लिए कौन कौन है पेयरिंग के लिए, एक ये भी है और एक ये भी कार्बन है। तो बताओ स्टेबल कौन सा हुआ, स्टेबल हुआ ये वाला, है कि नहीं, ये वाला हुआ मोर स्टेबल और ये वाला हुआ लेस स्टेबल। इसीलिए जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा इस केस में, CH3CH, तो ये बनेगा, और इसके बाद फिर हाइड्रोजन जो है आकर के यहाँ से ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो मेरे पास एबंडेंट पे है ही। तो जब ब्रोमीन यहाँ जुड़ गया तो हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा CH2Br। अब तुम लोग सोच रहे हो कि यहाँ पे दूसरा ब्रोमीन ही क्यों नहीं आ जाएगा, हाइड्रोजन क्यों आएगा, क्योंकि बच्चों क्या होता है कि जब CH3 आ गया यहाँ CH है, ये है CH2 है, यहाँ Br लगा हुआ है, तो ब्रोमीन का साइज ऑलरेडी बड़ा है, स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण अब ब्रोमीन वापस यहाँ पे नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे अगर कोई आएगा तो वो हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल ही होगा, ओके। तो ये बात अंडरस्टूड है। तो ये मेरा जो प्रोडक्ट बना अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोवनिकव रूल, ये मेजर प्रोडक्ट बना। ये सारा खेल क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ दिस पेरोक्साइड, ये पेरोक्साइड क्या किया, ये फ्री रेडिकल बनाया, इस फ्री रेडिकल से दूसरा फ्री रेडिकल बन गया, दूसरे फ्री रेडिकल से तीसरा फ्री रेडिकल बन गया, और ये तीसरा फ्री रेडिकल ऐसा क्लीवेज करवाया बॉन्ड का कि ऐसे 2 सबस्ट्रेट बने। इसमें कौन सा स्टेबल ज़्यादा था वही बनेगा ना, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल था तो ये बन गया।
कितना सिंपल है। तो देखो ये बन रहा है, यही मैंने पहले भी लिखा है, एंटी मार्कोवनिकव में ये बनेगा। मार्कोवनिकव होता तो क्या बनता, ये बनता, क्योंकि मार्कोवनिकव में क्या होता है, मार्कोवनिकव में जब होता है तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, वो H प्लस और Br माइनस में टूटते हैं, तो कार्बोकैटायन यहाँ पे प्लस है तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल हो रहा था, है कि नहीं, क्योंकि कार्बोकैटायन में भी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, ये कार्बोकैटायन के लिए भी है और फ्री रेडिकल के लिए भी यही है, फ्री रेडिकल के लिए भी यही कंडीशन है, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इस केस में कार्बोकैटायन है, ये कौन सा डिग्री है, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री है मोर स्टेबल, तो इसलिए ये बना। इस केस में भी देखो ये कार्बन जो फ्री रेडिकल है ये कौन सा डिग्री हो गया, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है और एक ही कार्बन है, तो ये 1 डिग्री हो गया। और ये कौन सा डिग्री हो गया, फ्री रेडिकल, इसके साथ एक ये कार्बन है एक ये कार्बन है, तो ये हो गया 2 डिग्री। और तुम जानते हो 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री स्टेबिलिटी में, इसीलिए ये बना। समझ गए। तो भाई अब मेरा कैमरा भी गिर गया है, तो चैनल को प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो।